नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है माँ की खामोशी। पति की लाश घर में पड़ी थी और भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। व्हीलचेयर पर बैठी ओमवती जी सूखी आंखों से रो रही थी। उनके लिए दवा लेने गए पति को सामने से आती हुई एक कार टक्कर मारकर चली गई और उनके बाद उनके पति प्रकाश सदा के लिए सो गए। ओमवती जी का आधा शरीर तो पहले से ही काम नहीं करता था और बाकी आधे की चाहत भी खत्म हो गई थी। उन्हें जीने का कोई मतलब ही नहीं नजर आता था। पति के जाने के बाद उनके मन में एक ही बात चल रही थी, आप पहले क्यों चले गए? जाना तो मुझे चाहिए था। अपने को बार बार कोस रही थी कि क्यों उन्होंने प्रकाश से कहा कि रात होने से पहले ही दवा ले आए और घर से निकलते ही यह हादसा हो गया। उनका 27 साल का बेटा विनय पापा की अर्थी के पास बैठा सर पटक पटक कर रो रहा था। दूसरे शहर में नौकरी करने वाला विनय पापा की मौत की खबर सुनते ही वापस आ गया था। अभी तक शादी भी नहीं हुई थी और अब अपाहिज माँ की जिम्मेदारी सर पर आ गई थी। प्रकाश जी के सारे संस्कार हो चुके थे और अब घर में माँ बेटा ही रह रहे थे। ओमवती जी सालों पहले एक ऐसे बुखार की चपेट में आ गई थी जिसके बाद उनके आधे शरीर को लकवा मार गया। प्रकाश जी मजबूती से उनका सहारा बने रहे और उनका ख्याल रखने के लिए नौकरी भी छोड़ दी थी। लेकिन अब करने वाला कौन था? उस समय प्रकाश जी ही खाना बनाते और उन्हें नहला लाते भी थे। ओमवती जी बार बार उनसे कहा करती थी कि मैं आप पर बोझ बन गई हूँ, मैं ही मनहूस हूँ। प्रकाश जी हमेशा उनसे कहते कि मैं हूं ना, तो फिर फिक्र क्यों करती हो? अब ओमवती जी को प्रकाश जी की कई सारी बातें याद आती। विनय अब अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता था, सो उनको लेकर वहीं चला गया जहाँ उसकी जॉब थी। लेकिन अब ओमवती जी को उसकी फिक्र होने लगी। वो कहती, बेटा शादी कर ले, अब मैं आज हूँ कल नहीं, फिर तेरा क्या होगा? विनय भी इसी जल्दी में था क्योंकि अब घर पर भी माँ के ख्याल के लिए कोई चाहिए था। एक दिन विनय ने एक लड़की को ओमवती जी से मिलवाया और बताया कि वह कई साल से इससे शादी करना चाहता है, लेकिन माँ को ही बता नहीं पा रहा था। लड़की सुंदर थी और विनय की पसंद की थी, तो ओमवती जी ने मना नहीं किया। उन्होंने कहा, बेटा मैं वैसे भी अब बेकार हूँ, लड़की तलाश नहीं सकती, तुम्हारी पसंद में ही मेरी पसंद है। लड़की के घर वाले भी मान गए और 2 महीने बाद शादी तय कर दी गई। लड़की हर रोज घर आकर ओमवती जी का ख्याल रखती थी और उनकी हर मदद करती थी। ओमवती जी विनय से कहती कि ऐसी बहू पाकर मेरे तो भाग ही खुल गए। फिर शादी का दिन आया और सही समय से शादी भी संपन्न हो गई। विनय की पत्नी प्रीति घर आ गई। दोनों सुबह नौकरी पर निकल जाते और शाम को घर आते, लेकिन दिन भर ओमवती जी अकेले घर में रहती और एक दिन वह व्हील चेयर से उठने की कोशिश करते हुए गिर पड़ी। उनका शरीर नीचे का आधा हिस्सा तो किसी काम का नहीं था, इसलिए वो हिल भी नहीं पाई। शाम तक नीचे ही पड़ी रही। उनका फोन भी बिस्तर पर था और इसी कारण फोन उठाकर विनय को फोन भी नहीं कर सकी। दिन छिपने के बाद 7 बजे प्रीति और विनय घर आए। वो दोनों बाहर से ताला लगाकर ऑफिस चले जाते थे, सो उन्होंने आते ही पहले ताला खोला, लेकिन अंदर आते ही हैरान रह गए। माँ को नीचे गिरा देखकर विनय जल्दी से दौड़ा और माँ को उठाने लगा। प्रीति ने कहा, मम्मी फोन कर देती हमें तो हम आ जाते। तो ओमवती जी ने कहा, बेटा फोन दूर था और मैं उठ ही नहीं पाई। अब विनय को ओमवती जी की चिंता होने लगी थी। उनके पास किसी का रहना बहुत जरूरी था, लेकिन प्रीति जॉब छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, देखो विनय, सेवा करना अलग बात है, मगर इनके लिए मैं अपना करियर तो दांव पर नहीं लगा सकती। सारा दिन इनके लिए घर पर रहकर मैं भी बीमार हो जाऊंगी। विनय ने कहा,
देखो प्रीति, मैं भी मानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो, मम्मी का ख्याल भी रखती हो, मगर इस समय मजबूरी है। प्रीति गुस्से में उठकर बोली, तो फिर मेरी भी मजबूरी है। मैं इनके लिए जॉब नहीं छोड़ सकती। ये सारी बातें और नोकझोंक ओमवती जी के कानों तक पहुंच गई थी। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनके कारण इन दोनों में झगड़ा हो जाए, लेकिन बीच में जाकर बोलना सही नहीं लग रहा था। सो 2 दिन फिर से यूं ही बीते और प्रीति ने अखबार में कुछ पढ़ा। घर आकर उसने विनय से कहा, विनय, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हारी मम्मी वाली समस्या का हल निकल सकता है। विनय सुनते ही पूछने लगा, तो उसने कहा, क्यों नहीं तुम्हारी मम्मी को ओल्ड एज होम भेज देते हैं, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। विनय यह सुनकर चिढ़ गया और बोला, तुम पागल हो क्या? मेरी माँ को आश्रम भेजोगी? उनका बेटा जिंदा है अभी। प्रीति सुनते ही बौखला गई और बोली, तो फिर मुझे तलाक दे दो। विनय के होश सुनते ही उड़ गए। प्रीति, तुम इस बात के लिए मुझे तलाक ले लोगी? प्रीति ने कहा, और क्या करूं? फिर तुम अपनी माँ को छोड़ नहीं सकते और मैं घर पर रह नहीं सकती। विनय की जिंदगी दो राह पर आकर खड़ी हो गई थी, जहां उसे एक फैसला करना ही था, जिसमें प्रीति का जितना तय था। लेकिन विनय ने कुछ दिन के लिए फैसला टाल दिया और कहा, प्रीति, बाद में बताऊंगा, अभी रहने दो। प्रीति को इंतजार था कि कब विनय उसकी माँ को आश्रम छोड़कर आए और यह रोज रोज की झिकझिक खत्म हो जाए। इतने दिन ओमवती जी अकेले ही घर में थी। पूरे दिन बेड पर ही पड़ी रहती और शाम का इंतजार करती रहती। एक दिन खुद करने की कोशिश में फिर से वह बेड से गिर पड़ी और गिरकर बेहोश हो गई। शाम का समय था और 2 घंटे बाद विनय और प्रीति भी आने वाले थे। हमेशा की तरह अंदर आकर उन्होंने फिर से आज माँ को गिरे हुए देखा, लेकिन आज वो बेहोश थी और काफी हिलाने पर भी नहीं हिली। विनय घबरा गया और जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया, जहां जाकर पता चला कि ओमवती जी की कुछ याददाश्त जा सकती हैं या फिर हमेशा के लिए कोमा में जा सकती हैं। मगर यह सब होश में आने पर ही पता चलेगा। अब मुसीबत दोगुनी हो गई थी और प्रीति विनय की मदद भी नहीं करना चाहती थी। ओमवती जी होश में तो आ गई, मगर कुछ बोल नहीं रही थी। डॉक्टर ने कहा कि इनके ब्रेन को मैसेज पहुंचाने वाली नस डैमेज हो चुकी है, जिसके कारण शब्द दिमाग में तो हैं, मगर होठों तक नहीं आ रहे हैं। इस कारण इनका बाकी का शरीर भी हिल नहीं सकता। अब यह सिर्फ देख सुन सकती हैं और महसूस कर सकती हैं और खाना खा सकती हैं, लेकिन खुद हिल नहीं सकती। विनय ने पूछा, डॉक्टर साहब, यह कब तक ठीक हो जाएंगी? तो डॉक्टर ने कहा, कुछ कह तो नहीं सकते, कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन दवाइयां टाइम पर करते रहिए तो जल्दी ठीक होगी। जितनी जल्दी ब्रेन काम करेगा उतनी जल्दी ठीक होंगी। अब ओमवती जी को बहुत ज्यादा सेवा की जरूरत थी और उन्हें घर में अकेले तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता था। इस हालत में तो फिलहाल आश्रम में भी नहीं भेजा जा सकता था। आखिरकार प्रीति को मानना पड़ा और वह जॉब छोड़कर घर में ओमवती जी के पास रहने लगी। ओमवती जी दिन भर बिस्तर पर एक तरह से पड़ी रहती। प्रीति ही उन्हें हिलाया डुलाया और ख्याल रखती, लेकिन यह सब बिना मन के ही करती थी। एक बार उसके दोस्तों ने पार्टी रखी और प्रीति को भी बुलाया, लेकिन प्रीति ओमवती जी और विनय के कारण पहले तो उसने मना कर दिया। लेकिन जब दोस्तों ने कहा, अरे प्रीति, कब तक उस जिंदा लाश के चक्कर में घर में पड़ी रहोगी? कभी कभी अपना मूड फ्रेश भी तो करना चाहिए। तेरी भी जिंदगी है, आखिर खुद को बर्बाद मत करो। बाहर आओगी तो तुम्हें भी मजा आएगा। प्रीति दुविधा में पड़ी रही, लेकिन अभी हाँ नहीं कह पाई। दोस्तों के शब्द उसके कान में गूंजते रहे, तेरी भी तो जिंदगी है, बाहर निकलकर उसे जी। प्रीति बार बार इन बातों को झटक देती, मगर ओमवती जी की तरफ देखते ही उसे गुस्सा आने लगता और अपने पैरों में बेड़ियां महसूस होने लगती। तभी विनय का कॉल आ गया, प्रीति, आज मुझे आने में काफी देर हो जाएगी, तुम खाना खा लेना, माँ को दवाई दे देना, टाइम पर सुला देना। इस बात से प्रीति के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। उसे अपनी प्रॉब्लम का हल मिल गया
उसने दोस्तों को पार्टी में आने के लिए हामी भरी और ओमवती जी को जल्दी से खाना खिलाकर दवाई खिलाई और सुला दिया। विनय को तो देर से आना था और प्रीति ने सोच लिया था कि इससे पहले वह आ ही जाएगी। प्रीति ने अपनी एक खूबसूरत शॉर्ट ड्रेस पहनी और अच्छे से तैयार होकर कार ड्राइव करके चली गई। दोस्तों की पार्टी में खूब नाच गाना हुआ, मौज मस्ती के साथ खाना पीना, शराब भी चली। प्रीति ने भी थोड़ी सी पी ली थी, लेकिन उसे याद था कि जल्दी से घर लौटना है। उसने किया भी यही कि वह विनय के आने से पहले जल्दी से घर लौट आई। वह बहुत खुश थी कि बिना झगड़ा किए उसने पार्टी भी एंजॉय कर ली और किसी को पता भी नहीं चला। घर आकर प्रीति वैसे ही सो गई जैसे कि रोज होता था। सारे कपड़े अंदर रखकर सारे सबूत मिटा दिए थे, जिससे कि विनय को इसके बाहर जाने की जरा भी भनक ना लगे। विनय रात को 2 बजे के आसपास आया और दूसरी चाबी से बाहर से दरवाजा खोला और आकर सो गया। जीवन रोज जैसे ही बीत रहा था, लेकिन प्रीति का धैर्य फिर से जवाब दे रहा था। उसने विनय से कहा, विनय, आखिर ये कब ठीक होगा? मैं थक चुकी हूँ, मुझे भी कुछ करना है, बाहर जाना है। इनके कारण मुझे भी बीमारी वाली फीलिंग आने लगी है। विनय ने कहा, तुम्हें तुम्हारी सेवा का फल जरूर मिलेगा, बस थोड़ा सा सब्र रखो प्रीति। प्रीति चिढ़कर बोली, विनय, तुम्हारी ये फालतू बातें मेरी समझ के बाहर है। पुरानी सोच अपने पास रखो और मुझसे प्रैक्टिकल बात किया करो। जल्दी से इनका कोई हल निकालो। विनय बेहद गुस्से में बोला, क्या हल निकालूं? तुम बताओ। दवाइयां हैं, कोई अमृत थोड़ी है, और ना ही मेरे पास कोई जादू की छड़ी है जिससे इनको रातों रात ठीक कर दूं। तुम्हारे अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं प्रीति? प्रीति भी चीखते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो? मुझ में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो जॉब छोड़कर तुम्हारी माँ के लिए तो मैं ही बैठी थी, और तुम रोज शाम से बाहर निकल जाते हो और शाम को आते हो। तुम्हारी माँ के कपड़े बदलने से लेकर रात को सुलाने तक सारे काम मैं करती हूँ, लेकिन अब यह उलाहना दे रहे हो मुझे। अब मैं कुछ नहीं जानती। इनके लिए एक नर्स रखो घर में। विनय ने तुरंत अपना लहजा नरम किया और प्यार से बोला, प्रीति, मैं सब समझता हूँ, तुम्हारी सेवा भी जानता हूँ, लेकिन अभी कोई हल नहीं। रही नर्स रखने की बात, तो यह बात तुम्हारी मान लूंगा, बस कोई कम पैसे में मिल जाए। नर्स बहुत पैसे लेती हैं घर और देखभाल करने के, और अभी तो मम्मी की दवाइयां ही काफी महंगी आ रही हैं। प्रीति का फोन बजा तो उसके किसी दोस्त का था। कॉल देखते ही प्रीति का मन बदल गया और वह शांत हो गई। विनय जॉब पर निकल गया था और उसके जाते ही प्रीति ने दोस्त को फोन लगा दिया। अरे यार, मैं क्या करूं, जिंदगी ही खराब हो गई इस बुढ़िया के चक्कर में। दोस्त ने कहा, अरे यार, कुछ समय अपने लिए भी निकाल लेगी तो यह बुढ़िया मर नहीं जाएगी। आज शाम को डिस्को में मिलते हैं। मैंने तेरी बुकिंग कर ली है। मुझे कुछ नहीं पता, तुझे आना है। प्रीति पहले भी ऐसा कर चुकी थी, लेकिन आज विनय को अपने टाइम पर ही घर आ जाना था, तो उसने विनय को ही मनाने की सोची और उसको फोन किया। हेलो विनय, मुझे आज शाम अपनी माँ के घर जाना है, कुछ जरूरी काम है, तुम जल्दी घर आ जाना। विनय ने कहा, लेकिन मैं आज नहीं आ सकता, और जल्दी आने का वादा तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, क्योंकि आज एक होटल में ग्रुप मीटिंग है। अब प्रीति फंस गई थी, क्योंकि डिस्को में भी देर रात तक रुकना था, इसलिए अब जाने का तो सवाल ही नहीं था। शाम को विनय ने फोन करके कहा कि उसको आने में काफी देर होगी, क्योंकि वह शहर के बाहर किसी होटल में जा रहा है, वहां देर हो जाएगी। अब प्रीति निश्चिंत हो गई थी, क्योंकि विनय के न आने से समस्या हल हो गई थी। रात को फिर से प्रीति खूबसूरती से तैयार हुई और कार निकाल कर घर में बाहर से ताला लगा दिया था। रात 8 बजे तक प्रीति डिस्को में पहुंच गई थी। ओमवती जी को खिला पिला कर आई थी और फ्री थी अब, तो दोस्त के साथ जमकर मस्ती की और जमकर नाची। बाद में थोड़ा पीली और कार में बैठकर दोस्त के साथ अपनी कहानी रोकर सुनाने लगी। प्रीति ने कहा, अपनी मर्जी से शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई है। मैंने गलत इंसान को चुन लिया। काफी देर तक प्रीति दोस्त के कंधे पर सिर रखकर रोती रही।
लेकिन फिर उसे याद आया कि घर लौटना है। फिर उसके बाद वह घर लौट आई। आज प्रीति थोड़ा नशे में थी, जिसका पता उसे देखकर ही लग रहा था। प्रीति ने थोड़ा लड़खड़ाते और अंदर सास के कमरे में गई। ओमवती जी की आंखें खुली थी और वह सामने खड़ी प्रीति को ही देख रही थी। उन्हें देखते ही नशे में लड़खड़ा रही प्रीति जोर से चिल्लाई, बुढ़िया, मेरी जिंदगी तेरी ही वजह से नर्क हुई है। खुद तो आराम फरमा रही है, मुझसे दिन भर सेवा करवाती है और बेटा बाहर होटलों में घूमता है। तभी ओमवती जी उठकर बैठ गई और बोली, बेटा, मैं ही चली जाऊंगी यहाँ से, तू फिक्र मत कर। ओमवती जी को बोलते देखकर प्रीति का सारा नशा जैसे एक झटके में ही उतर गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने पास जाकर छूकर देखा तो वाकई ओमवती जी बैठी थी। आप ठीक कैसे हो गई? हैरान प्रीति ने पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा, जब तू तैयार होकर पार्टी में जा रही थी ना, तो तूने कमरे में झांका था। उस वक्त मेरी आवाज वापस आ गई थी। मैं बोलना चाहती थी, मगर तू दरवाजा बंद करके एकदम चली गई। वैसे ही तेरी सेवा का ही असर है जो मैं ठीक हुई हूँ। तू कहाँ गई थी? मैं यह बात भी विनय से कभी नहीं कहूंगी। प्रीति को यही डर था, मगर ओमवती जी का पहले जैसा होना भी प्रीति के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि उनका आधा शरीर काम नहीं करता था। वो अब तक वैसी ही थी। प्रीति ने अपने कमरे में जाकर अपना पर्स पटककर कहा, इससे तो बुढ़िया पहले ही ठीक थी। अब पूरा दिन मुझे आवाज लगाएगी। ना ही अब मैं पार्टी में जा पाऊंगी। इससे तो अच्छा यह मर जाती। अब प्रीति की जिंदगी वापस इसी दर्रे पर लौट आई, जहां उसके हिसाब से उसके मन का सुकून नहीं था। उसे पार्टियों में जाना पसंद था, खुलकर मस्ती, घूमना, खाना पीना पसंद था। लेकिन अब फिर से रोक लग चुकी थी। विनय उठते ही इस खुशखबरी का पता चला तो वो फूला नहीं समाया और उसने प्रीति से कहा, लो, अब तुम्हारी नर्स की समस्या हल हो गई। अब जरूरत ही नहीं। प्रीति ने कहा कि जरूरत अब भी है, क्योंकि मम्मी व्हील चेयर पर है और अब उनसे नहीं होता। नर्स होगी तो वो भी बाहर जाकर फिर से जॉब कर पाएंगी। सारा दिन मम्मी के पास नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन विनय ने उसकी बात नहीं मानी और समझा बुझाकर चुप करा दिया। बात उसके खर्चे की थी। प्रीति बहुत चिड़चिड़ी हो गई और अब दिन भर ओमवती जी को बुरा भला कहने लगी। जब भी वह उसे आवाज लगाती तो चिल्ला कर कहती, बुढ़िया, तू शांत नहीं बैठ सकती? तेरे बाप की नौकर नहीं हूं मैं। ज्यादा करेगी तो खाने में जहर देकर हमेशा के लिए चुप करा दूंगी। प्रीति का सारा गुस्सा अब खुलकर ओमवती जी पर बरसने लगा था। प्रीति दिन भर अपने दोस्तों से ओमवती जी की बुराइयां करती और खूब गालियां देती। ओमवती जी यह सब सुनती और छुप छुप कर रोती रहती। उनका मन करता कि विनय से सब बता दे, लेकिन घर की सुख शांति के लिए चुप रहती। प्रीति फिर से बाहर जाने के लिए मचलने लगी थी और उसने एक दिन विनय के डर से मना भी कर दिया था। लेकिन एक दिन विनय शहर से 2 दिन के लिए बाहर गया था, तो उसने दोस्तों के साथ पार्टी का प्रोग्राम बना लिया। उसने ओमवती जी से कहा, मैं बाहर जा रही हूँ और अगर बुढ़िया तूने अपना मुंह खोला तो बाकी का शरीर भी बेकार कर दूंगी, फिर किसी भी लायक नहीं रहेगी। ओमवती जी ने कहा, तुम जाओ, मैं नहीं कहूंगी। प्रीति ओमवती जी को धमकी देकर जा चुकी थी। उसे लगा था कि अब वो इस तरह अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकती है और ओमवती जी का मुंह ऐसे ही डर कर बंद रखेगी तो प्रीति का डर भी नहीं रहेगा। रात को 12 बजे तक घर आ गई थी वो और ओमवती जी को सोते देखकर खुद भी सोने चली गई। लेकिन ओमवती जी जाग रही थी और सोच रही थी कि कहीं खामोश रहकर वो कोई गलती तो नहीं कर रही है। अगले दिन भी विनय नहीं आने वाला था और प्रीति इस दिन भी पार्टी कर लेना चाहती थी। वो अपने समय पर फिर से ओमवती जी को धमकाकर दोस्तों के साथ चली गई। लेकिन इस बार प्रीति नशे में आई थी और उसके साथ उसके दोस्त ने पकड़ा हुआ था उसको। ओमवती जी ने सब कुछ देखा और प्रीति के फिसलते कपड़े देखकर उनके होश उड़ गए। उस समय तो वह खामोश रही, लेकिन सुबह होने पर उन्होंने प्रीति से कहा, बेटा, यूं शराब पीकर इतने नशे में दूसरों के कंधे पर झूम कर आना तुम्हें शोभा नहीं देता। प्रीति ने उसका चेहरा देखा और गुस्से से भर गई। ओमवती जी बोलती जा रही थी और प्रीति का चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था।
उसने कहा, बुढ़िया बहुत हो गया, अब चुप हो जा और खबरदार जो विनय से कुछ कहा। तुम पर तो एहसान है मेरे, मेरे बिना तो अकेली सड़ जाती। दोनों में जमकर कहा सुनी हुई। प्रीति के शब्द बिगड़ते जा रहे थे, लेकिन ओमवती जी उससे सभ्यता के साथ बात कर रही थी। प्रीति का गुस्सा उन पर इस कदर उतरा कि उसने ओमवती जी को बहुत मारा। ओमवती जी का बोलना उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। व्हीलचेयर पर बैठी ओमवती जी अपने बचाव में कुछ नहीं कह पाई और प्रीति के दिए जख्मों पर बस छोड़ देने की गुहार लगाती रही। प्रीति ने अंत में कहा, खबरदार जो अगर विनय के आगे जुबान खोली। उन्हें बिस्तर पर लिटाकर अपने कमरे में चली गई। दिन भर ओमवती जी दर्द से कराहती रही और रोती रही। उन्हें पता था कि अगर विनय से कुछ कहा तो इससे इन दोनों का घर टूट सकता है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए ओमवती जी खामोश हो गई। विनय रात को आकर माँ से मिला तो ओमवती जी की आवाज ना निकलती देख प्रीति से पूछा तो उसने भी कहा, हाँ विनय, फिर से वही प्रॉब्लम हो गई। विनय ने कहा, ओके कोई बात नहीं, फिर से वही दवाइयां देना शुरू कर दो। मम्मी एक बार ठीक हो गई थी, इस बार भी ठीक हो जाएंगी। प्रीति निश्चिंत हो गई थी कि चलो कुछ पता नहीं चला। अब प्रीति अपने तरीके से जी रही थी। ओमवती जी की खामोशी उसके लिए जैसे वरदान बन गई थी। विनय के ना रहने पर बिना किसी डर के उसने ऐसा लगातार करना शुरू कर दिया था। विनय ऑफिस के काम से आए दिन बाहर रहता और वह दोस्तों को घर में ही बुला लेती। उनके संग शराब पीती और देर तक खाने का दौर चलता। ओमवती जी अंदर से सब सुनती रहती और सोचती कि इस बार विनय से बात करेगी, मगर फिर रिश्ते का ख्याल कर चुप रह जाती। आवाज बंद होने का नाटक कैसे खत्म करे कि प्रीति को भी पता ना चले। विनय के अनुसार तो ओमवती जी बोल ही नहीं सकती थी, लेकिन अब घर तक दोस्तों का आना उन्हें बहुत खल रहा था और बात बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। उन्होंने परेशान होकर सारा नाटक खत्म करने का सोच लिया और विनय को कॉल कर दिया। इतनी रात को माँ का कॉल आने से विनय हैरान था, लेकिन उसकी बातें सुनते ही उसके होश उड़ गए। रात के 12 बज चुके थे। प्रीति की पार्टी जारी थी। कमरे में म्यूजिक बज रहा था और प्रीति दोस्तों के साथ खाने पीने में मस्त थी। 1 बजे करीब दरवाजे की बेल बजी तो प्रीति ने पहले अनदेखा कर दिया कि चौकीदार होगा, लेकिन कई बार बेल बजने पर खोलने गई तो सामने विनय को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रीति के पास से आती शराब की महक से विनय तिलमिला गया और दंदनाता हुआ अंदर गया तो अपने कमरे में इस तरह का माहौल देखकर वह और भी तमतमा गया। प्रीति ने पीछे से आकर कहा, यह मेरे दोस्त हैं, यूं ही थोड़ा पार्टी के लिए कह रहे थे तो मैंने घर बुला लिया। आओ तुम भी आओ ना, ज्वाइन करो। मुझे पता नहीं था तुम आने वाले हो, तो तुम्हारे साथ ही पार्टी कर लेते। विनय ने गुस्से से दोस्तों की तरफ देखा और फिर टेबल पर रखे गिलासों की तरफ नजर डाली। विनय ने देखा तो सकपका गई और बोली, अरे ये लोग पी रहे थे, मैं नहीं। विनय ने प्रीति को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, अब झूठ तो मत बोलो, तुम मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया, इसलिए इसी समय वापस आ गया। प्रीति के दोस्त ने यह सब देखकर उसी समय चले गए, मगर प्रीति इस थप्पड़ के बाद सास के कमरे में पहुंच गई और ओमवती जी का हाथ खींचते हुए बोली, मेरे घर से अभी निकल जा बुढ़िया, चल अभी निकल यहाँ से। विनय ने आकर माँ का हाथ छुड़ाया और प्रीति को फिर से एक थप्पड़ मारा, जिसकी आवाज कमरे में गूंज गई। ओमवती जी ने विनय को रोका और कहा कि समझा कर बात करो, बहू को मारो मत। जिस पर प्रीति चीखते हुए बोली, तुमने मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती की और अब इस बुढ़िया के सामने भी कर रहे हो। विनय ने कहा, सब तुम्हारी गलतियों के कारण हो रहा है। ना तो तुम मेरी माँ की इज्जत करती हो, ना ही घर की इज्जत प्यारी है तुम्हें, और मम्मी फिर भी तुम्हें रोक रही है। आरती ने दहाड़ कर कहा, इज्जत माय फुट, मेरा करियर तुम दोनों की वजह से बर्बाद हो गया। मैं क्या से क्या हो गई और तुम्हें इज्जत की पड़ी है। विनय ने जोर से कहा, खबरदार, यह सब बातें की तुमने। माँ ने तुम्हें कभी परेशान नहीं किया, लेकिन तुमने जरूर मेरे पीछे से लड़कों को घर में बुलाकर गलत काम किया है। तुमने माँ पर हाथ उठाया, चुप रहने की धमकी दी और खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रही हो। विनय चीख रहा था और प्रीति अपने कमरे में जाकर
फिर से शराब पी रही थी। विनय ने जाकर उसके हाथ से गिलास छीना तो उसने फिर से हंगामा शुरू कर दिया, जिस पर विनय ने एक साथ 2 थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिए। प्रीति नशे में थी और अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह सकी। विनय रात भर माँ के कमरे में बैठा रहा और ओमवती जी उससे प्रीति को समझाने और सुलह करने की बात करती रही। वो बोली, बेटा, मुझे पता है प्रीति अपनी जगह गलत है और बातों को बड़ा बना रही है, लेकिन मेरा क्या, आज हूं कल नहीं, तुम्हारा साथ वही देगी। बात करते करते विनय वही सो गया और सुबह हो चुकी थी। अगले दिन विनय ने उठकर प्रीति को देखा तो वो अभी तक सो रही थी। उसने तय कर लिया था कि वो प्रीति को इसके घर भेजकर तलाक ले लेगा। विनय उठकर माँ के लिए चाय बनाने चला गया तो प्रीति भी उधर उठ गई। उठते ही उसे रात की सारी बात याद आ गई थी कि कैसे अचानक विनय आया और उसके बाद क्या हुआ। उसने उठकर विनय को किचन में चाय बनाते देखकर कहा, हटो, मैं बना देती हूँ। विनय ने कहा, तुम अपना बैग पैक कर लो और अपने घर जाओ। यहाँ तुम्हें परेशानी हो रही है ना, तलाक के पेपर में बनवा दूंगा। यह सुनते ही प्रीति के होश उड़ गए। वो बोली, इस बात के लिए तुम मुझे तलाक दे दोगे? तो विनय ने कहा, क्योंकि तुमने मेरी माँ को मारा और अपना मुंह बंद रखने पर मजबूर किया। मेरी माँ मेरे सामने खामोश होकर रही, जिससे कि तुम्हारे राज दफन ही रहे और तुम शराब पीकर मजे करती रहो। यह सब सुनकर प्रीति की नजर झुक गई और अब उसका राज राज नहीं रहा था। विनय चाय लेकर माँ के कमरे में आ गया था और प्रीति भी वहीं आ पहुंची। प्रीति ओमवती जी के सामने कुछ नहीं कह पा रही थी। ओमवती जी ने कहा, विनय, अब इसको माफ कर दो। विनय जोर से चीखा, मम्मी, अगर यह किसी दिन आपको गुस्से में जान से मार देती तो क्या होता? आपको जहर देने की धमकी दे चुकी है। अगर ये आपको धक्का ही दे देती तो तब किससे माफी मांगती? इसने जो किया उसकी माफी तो हो ही नहीं सकती। लेकिन आपके साथ मार पिटाई की बात तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। आपके शरीर पर अब भी निशान है, इसने देखे थे कभी क्या? विनय प्रीति के सामने एक एक कर बात कर रहा था, जिसके बारे में वह समझती थी कि विनय को पता नहीं चलता। विनय ने साफ तौर पर उससे सामान पैक करने को कहा और कहा कि यहाँ से जाओ, कभी शक्ल ना दिखाओ। ओमवती जी उसे बहुत देर तक समझाती रही, बेटा ऐसा मत करो, अपना घर बर्बाद मत करो, मैंने तो उसे माफ कर दिया। विनय ने कहा, मम्मी, आपने माफ कर दिया, लेकिन उसने तो आपसे माफी नहीं मांगी ना। विनय की बात सुनकर खड़ी प्रीति ने सुन ली थी और उसके बाद उसने झट से आकर बेड पर लेटी ओमवती जी के पैर पकड़ लिए। उसने रोते हुए कहा, मम्मी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे माफी मांगो। मैंने सच में बहुत गलत काम किया है। मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ओमवती जी ने उससे कहा कि वो तो उसे कब का माफ कर चुकी है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। विनय हाथ बांधे एक तरफ खड़ा, प्रीति ने पीछे से आकर कहा, विनय, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रीति कहते कहते रोने लगी थी और विनय के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाती रही थी। वो उसको माफ कर दे, लेकिन विनय ने इस पर एक भी नजर नहीं डाली और कहा, ना तुम्हें माँ अच्छी लगती और तुम्हें नौकरी भी करनी है तो चली जाओ ना, मैं रोकूंगा नहीं तुमको। प्रीति ने सुनकर और भी जोर से रोने लगी। वह अब वाकई शर्मिंदा थी। उसने कहा, विनय, अब तो सब ख्याल मैं दिल से निकाल चुकी हूँ, प्लीज माफ कर दो। मुझे काफी देर बाद में उसे माफ कर दिया और गले से लगा लिया। प्रीति ने आगे बढ़कर अपनी सास के पैर भी छुए और दिल से माफी मांगी। ओमवती जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए माफ कर दिया, क्योंकि उन्हें वह दिन याद आ गए जब प्रीति ने उनकी दिल से सेवा की थी और उसका कर्ज उन्होंने माफ करके उतार दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।